आइए इन 7 लेवल को हम कितनी जल्दी क्विकली याद कर सकते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार होगा उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, यहाँ ये कॉमन क्राइटेरिया विच एक्चुअली डिफाइंस इवैल्यूएशन एश्योरेंस लेवल, है ना। तो कॉमन क्राइटेरिया हमने बनाया ही क्यों? हमने इसलिए बनाया ताकि जो भी सिक्योरिटी प्रोडक्ट मार्केट में हैं उनकी एक रेटिंग हो सके, उनके बारे में हम एक फ़ैसला बना सकें कि वो हम ले रहे हैं तो वो कितना सिक्योर है, और उसकी सिक्योरिटी का जो तज्ज़िया है वो करने का जो क्राइटेरिया है उसको हमने कहा कॉमन क्राइटेरिया। और उस कॉमन क्राइटेरिया को एक्सरसाइज करने के नतीजे में जो चीज़ आई सामने वो हुई एश्योरेंस लेवल, इवैल्यूएशन एश्योरेंस लेवल, जो कि किसी प्रोडक्ट का उसकी एक रेटिंग है जो उस प्रोडक्ट के साथ रहेगी, और उस रेटिंग के ज़रिए हम पता करेंगे कि भाई वो कितना सिक्योर है। बहरहाल इतनी सी बात बस दिमाग में रखनी है। अब इसके लिए 2 टर्म यूज़ होते हैं, एक तो प्रोटेक्शन प्रोफाइल है और एक सिक्योरिटी टारगेट है। तो प्रोटेक्शन प्रोफाइल जो है वो एक्चुअली एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है, समझ लीजिए इसको, या एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है कि भाई जो प्रोडक्ट है जो कि हमारा टारगेट ऑफ इवैल्यूएशन जिसको हम कहेंगे TOE, उस प्रोडक्ट में क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब इस बात का फैसला कैसे होगा कि इस प्रोडक्ट में क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए? वो डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट किस चीज़ की है, वो कमर्शियल प्रोडक्ट है या गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है। और अगर गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है तो वो मिलिट्री के में यूज़ होगा या फाइनेंस में यूज़ होगा। तो इन सब कंसिडरेशन के बाद जो है ये टारगेट ऑफ इवैल्यूएशन हमारा एक प्रोटेक्शन प्रोफाइल को स्पेसिफाई करेगा कि वो चाहता क्या है, व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस टारगेट ऑफ इवैल्यूएशन, तो प्रोटेक्शन प्रोफाइल हुआ। उसी तरह सिक्योरिटी टारगेट है जो कि वेंडर्स प्रोवाइड करेंगे, वो कहेंगे कि अच्छा आप ये चाहते हैं तो मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये सिक्योरिटी टारगेट्स हैं मेरे। तो प्रोटेक्शन प्रोफाइल और सिक्योरिटी टारगेट में जितनी ज़्यादा मतलब नज़दीकी होगी या जो जितना ज़्यादा मैच करेंगे वो हम ये कह सकते हैं कि वो उतने ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, है ना, हमारी नीड के अकॉर्डिंग। और अगर वो नहीं मैच कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को नहीं यूज़ कर पाएंगे। भाई हमें ज़रूरत है एक बहुत ही हाईली इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर की, लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो जो है डेस्क पे चल रहा है, बहुत ही लो इंक्रिप्शन पे चल रहा है। तो वहाँ पे ये हुआ कि प्रोटेक्शन प्रोफाइल तो हाई है लेकिन सिक्योरिटी टारगेट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए वेंडर वो लो है, तो हम उस चीज़ को नहीं ख़रीद पाएंगे, है ना। तो ये तो इसकी कहानी हुई। अब इसको याद करना कैसे है भाई, ये 7 लेवल को हम कैसे याद करेंगे? उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ अंडरस्टैंडिंग पैराडाइम। हमें किसी भी चीज़ को याद करने के लिए या समझने के लिए उसके रेफरेंस फ्रेम में जाना पड़ता है। अब उसके रेफरेंस फ्रेम में जाने का मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि ये एक तरह की ग्रेविटी है। जैसे अगर मैं नेटवर्किंग की फील्ड में हूँ, मेरा नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, तो मेरा जो पैराडाइम है वो नेटवर्क के अकॉर्डिंग ही चलेगा। एक ख़ास किस्म की ग्रेविटी है, एक माइंडसेट है, एक सोच बन जाएगी कि हर चीज़ को उसी एंगल से देखेंगे हम लोग। अगर कोई इंसान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, उस फील्ड का है, तो उसका पैराडाइम उसी फील्ड का होगा, है ना। तो हमें कई बार अपने पैराडाइम को चेंज करना पड़ता है चीज़ों को आसान बनाने के लिए, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से अगर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे या बहुत परेशानी होगी। तो हमको अपने समझने का तरीका चेंज करना पड़ता है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसके लिए एक अलग लेक्चर है। खैर, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने पैराडाइम को थोड़ा चेंज कीजिए, रेफरेंस फ्रेम को थोड़ा हिलाइए, और इसमें हम जो है जो ट्रिक यूज़ करेंगे वो वेक्टर एनालिसिस, जो हम लोगों ने अपने कभी 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, है ना, स्केलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड अदर थिंग्स। सो यहाँ पे
चीज़ों को समझने के लिए और याद करने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि ये बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, मेथोडिकल, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल। बहुत आसान है इसको समझना। वो आसान क्यों है? वो ऐसे है कि भाई कोई भी चीज़ जो बनती है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा कार बनाया है कार्डबोर्ड का। तो फंक्शनल मतलब वो चीज़ किस चीज़ के लिए है? भाई एक कार हमने बनाई है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, फंक्शन है इसका, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, तो ये फंक्शनल हो गया। अब जब हमने फंक्शनल एक्सेप्टेंस कर लिया कि हाँ जो जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था उसका मकसद हासिल हो चुका है, तो हम उसकी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कर सकते हैं कि वो कितना मजबूत है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये EAL की वो डेफिनेशन नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं एक कहानी आपको इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये चीज़ दिमाग में आपके फिट हो जाए कि पहले कोई चीज़ का फंक्शन क्या है, उसका मकसद क्या है, उसके वजूद का आखिर मकसद है क्या, वो है फंक्शन। जैसे कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करना एक फंक्शन है। अब फंक्शनली अगर कोई सी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया हमने भाई अपनी सिचुएशन और कंसिड्रेशन के हिसाब से। उसके बाद स्ट्रक्चर, वो किस चीज़ से बना है, क्या वो कार्डबोर्ड से बना है तो मैं तो मतलब क्या वो मेरे रिक्वायरमेंट में फ़िट आता है, क्या वो लोहे का बना होना चाहिए, स्टील का बना होना चाहिए, क्या है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। अब अगर वो उसकी हैसियत या उसकी वैल्यू इतनी हो गई कि उसकी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग की जा सकती है तो वो जो है उसकी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होगी। तो आपको इसको पढ़ना इस तरीके से है कि देखिए बीच में टेस्टिंग है और वहाँ से एक तीर निकल के जा रहा है फंक्शनल, है ना। तो फंक्शनल टेस्टिंग इसको पढ़ना है, इसको हमें इस तरीके से। अगर आप इसका बुक में अगर आप इसको रेफ़र करेंगे तो उसमें लिखा है उन्होंने EAL1 फंक्शनली टेस्टेड है। तो फंक्शनली और टेस्टिंग का एरो इधर आ रहा है तो फंक्शनली टेस्टेड, और फिर स्ट्रक्चरली टेस्टेड। पहले तो हमने पता किया कि वो काम कर रहा भी है नहीं कर रहा है, दूसरा कि वो काम कर रहा है तो उसके काम करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट उसमें इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, वो अच्छी बात। उसके बाद बात में आ जाती है कि अच्छा जब हम इतने पे तशफ़ी नहीं है हमें और भी मतलब हायर क्वालिटी का सामान चाहिए, तो हम देखेंगे कि उसके पीछे मेथड क्या है बनाने का, मेथोडिकल। अब ये एक जो है एक अलग एक हमने क्या कहें कि हम एक अलग डेप्थ में जा रहे हैं। पहले तो भाई बस काम निकलना चाहिए, हमें क्या है दुनिया 4 दिन की ज़िंदगी है, बस हमारा काम निकलना चाहिए, फंक्शनल। एंड देन स्ट्रक्चरल कि अच्छा नहीं भाई काम तो निकलेगा लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर कुछ हैसियत भी तो हो। फिर मेथोडिकल कि अच्छा खैर अगर वो चीज़ स्ट्रक्चरल है तो कैसे बना है, और उसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो चीज़ फंक्शन हो रही है, जो स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जब फंक्शनल से स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल से मेथोडिकल पे जाएंगे तो वहाँ पे मेथोडिकली चेक्ड एंड टेस्टेड होगा, है ना। यहाँ आप देखिए मेथोडिकली टेस्टेड एंड चेक्ड, इस चीज़ को याद रखना, मेथोडिकली टेस्टेड एंड चेक्ड। उसके बाद फिर जो है जब कोई चीज़ मेथोडिकल बनती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन को जो है डिज़ाइन को हम नहीं देख रहे हैं, बस हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि डिज़ाइन को इस्तेमाल किया गया था, उस इस्तेमाल के नतीजे में ये प्रोडक्ट हमारे पास है, तो इसलिए इसकी मेथोडिकली टेस्टिंग और मेथोडिकली चेकिंग होगी। उसके बाद जो EAL4 है वो लेवल कहलाता है मेथोडिकली डिज़ाइन टेस्टेड एंड रिव्यूड। तो यहाँ पे देखिए जो वेक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे टेस्टिंग के वेक्टर आ रहे हैं, डिज़ाइन के वेक्टर आ रहे हैं और रिव्यू के वेक्टर आ रहे हैं। तो ये EAL4 में जो है हम इसको पढ़ेंगे मेथोडिकली डिज़ाइंड टेस्टेड एंड रिव्यूड, है ना। यहाँ पे सिर्फ रिव्यू हो रहा है। रिव्यू का मतलब ये है कि हमने देखा कि अच्छा इसके पीछे इस प्रोडक्ट की जो सिक्योरिटी है उसके लिए कुछ डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को हमने रिव्यू कर लिया, EAL4 हो गया। उसके बाद जो है जो 2 स्टेट आते हैं वो सेमी फॉर्मल स्टेट आते हैं और फिर फॉर्मल। तो बहुत आसान है ये भी से मतलब दिमाग में याद हम रख सकते हैं कि फॉर्मल से पहले सेमी फॉर्मल ही होगा, है ना। पहले फंक्शनल था, स्ट्रक्चरल, मेथोडिकल। मेथोडिकल में पहले तो हमने चेक किया, फिर हमने डिज़ाइन को रिव्यू किया,
फिर हमने सेमी फॉर्मल पे आए, लेवल 5। और सेमी फॉर्मल के 2 स्टेज हैं। एक तो ये है कि भाई जब हमें पता है कि ये सेमी फॉर्मल है तो उसके सेमी फॉर्मली वो डिज़ाइंड है और उसकी हमने टेस्टिंग की, टेस्टेड है, सेमी फॉर्मली डिज़ाइन और टेस्टेड। और उसके आगे की स्टेज है कि इसको हम वेरीफाई करें। तो वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। रिव्यू में भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लेकिन रिव्यू में क्या होता है कि हम सिर्फ उसकी जो देखने की नीयत है वो ये होती है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके पॉइंट्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और वेरिफिकेशन एक स्टेप आगे है कि वो जो पॉइंट्स मैच कर रहे हैं तो वो सही में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि भाई ये एक राउटर है, उसके 2 रिडंडेंट लिंक हैं और वो रिडंडेंट लिंक LACP बंडल में है। तो जाहिर सी बात है, ये मैंने रिव्यू कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, LACP बंडल है। इसका मतलब क्या है कि एक लिंक फेल होगा तो दूसरे से ट्रैफिक जाएगा, है ना। लेकिन वेरीफाइड का मतलब ये हुआ कि मैं वाकई, रिव्यू तो ये हुआ कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, वो लिंक है, ऑन है, ग्रीन सिग्नल आ रहा है, चल रहा है। वेरीफाइड का मतलब ये हो गया कि हम वाकई एक लिंक को शट करेंगे और फिर देखेंगे कि दूसरा लिंक से सब ट्रैफिक जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये एक एनालॉजी है जो मैंने समझाई है ना। ये एनालॉजी है सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये EAL में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो फाइनल स्टेज है वो है आपको फॉर्मली वेरीफाइड टेस्टेड डिज़ाइन, है ना। तो ये हाईएस्ट लेवल है और इस लेवल पे जो है आपको जो प्रोडक्ट होता है उसकी सिक्योरिटी वाकई सबसे ज़्यादा हाई होती है। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जो सेमी फॉर्मल है वो हाई रिस्क सिचुएशन में सेमी फॉर्मल EAL6 लेवल हमें अचीव करना होता है। और फॉर्मल में क्या होता है, हाई रिस्क प्लस हाई एसेट वैल्यू, है ना। ये थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि सेमी फॉर्मल में सिर्फ हाई रिस्क सिचुएशन है, इसमें हाई रिस्क सिचुएशन प्लस हाई एसेट वैल्यू। इस चीज़ को आप जब आप बुक पढ़ें, हम लोग बुक पढ़ें तो इसमें इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हाई रिस्क सिचुएशन है EAL6 में और EAL7 में हाई रिस्क सिचुएशन और हाई वैल्यू एसेट। तो इसको बस आप अपने एक बार देखकर आँख बंद करके इस चीज़ को आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। टेस्टिंग सारे स्टेजेस के साथ है, पहले फंक्शन देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर मेथड देखते हैं, सेमी फॉर्मल और फिर फॉर्मल, और फिर हम क्या करते हैं मेथोडिकल में तीसरे EAL3 पे चेकिंग होती है, EAL4 पे डिज़ाइन और रिव्यू होता है और EAL6 पे डिज़ाइन और EAL6 पे वेरिफिकेशन और डिज़ाइन और टेस्टिंग होती है और EAL7 पे डिज़ाइन और वेरिफिकेशन होता है। तो ये सिर्फ याद करने का तरीका है, लेकिन जिस लैंग्वेज में या जिस तरीके से मैंने बताया है इसमें सिर्फ हम इसको याद कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है उसके लिए बुक की लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए। और वो इस तरीके से है कि वो मेथोडिकली टेस्टेड एंड चेक्ड है। जैसे EAL3 को हम पढ़ेंगे तो मेथोडिकली टेस्टेड और चेक्ड होने का क्या मतलब है, हम वो फिर बुक में एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इस फ्रेमवर्क को अगर हम दिमाग में याद रखेंगे then this will serve as a concept like C for cat, and we get an image of cat in our head. In the similar way we will get this image in our head stuck, and that will help us to actually correlate the concept which we read in the book and get it placed in our memory. Thank you for watching the video.